वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जो ग्रेविटेशन चैप्टर है फिजिक्स का अकॉर्डिंग आपका थर्ड चैप्टर है और वैसे साइंस में हमारा 9th क्लास में 10th चैप्टर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम बात करें सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है या फिर जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब ग्रेविटेशन आपने पहले सुना होगा, इस पे बहुत सारी मूवी में भी इनका जिक्र आया है। हॉलीवुड की मूवी ये पे आप जाओगे तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई। लेकिन यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रेविटेशन के बारे में तो सबसे पहले जो हमें ग्रेविटेशन के बारे में जो कहानी सुनाई जाती है या फिर जो हमें डिस्कस की जाती है कि किसने बताया था, तो उसमें सर कोई आइजैक या कोई सर इसाक न्यूटन या सर आइजैक न्यूटन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ी है, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ी है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। और आज के चैप्टर में आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें आपको मैं केवल इसके बारे में चीज़ें समझाने वाला हूँ। इसके ऊपर जो नोट्स है वो आप खुद प्रिपेयर करोगे बुक की हेल्प से। एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं हम स्ट्रिक्टली। अब मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन की। जो शुरू में हमें बताई गई चीज़ें वो क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जो थ्योरी बताई जाती है वो क्या बताई जाती है कि भाई सर न्यूटन जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब उनके ऊपर आके गिरा और उन्होंने सोचा कि ये जो चीज़ है वो नीचे की साइड ही क्यों आई। या फिर हम बात करें कि कोई भी चीज़ हम ऊपर की साइड फेंक देते वो नीचे की साइड ही क्यों आती। क्या जिन ऑब्जेक्ट में मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी साइड खींचते। यदि ऐसा है तो जो मून है हमें पता है कि भाई अर्थ, सपोज करो ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है और जो मून है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए या फिर एक दूसरे को खींच के अपनी साइड ही। फिर ये मून जो है वो अर्थ पे आके ही क्यों नहीं गिर जाता कि हम देखें सुबह उठा चंदा मामा घर के सामने गिरा हुआ है, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं। भाई जब यदि हम पेन को गिरा रहे ऐसे वो नीचे की साइड आ रहा है या किसी भी चीज़ को ऊपर की साइड हम फेंकते तो क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, फिर वो वापस नीचे की साइड आती है। अब आपके मन में एक चीज़ आई होगी कि ऐसा है कि सभी चीज़ें ही यदि वापस आती है तो जो सैटेलाइट वगैरह है इनको जो हम स्पेस में छोड़ते तो वो वापस क्यों नहीं आ जाती। उसमें यदि हम बात करें तो वो चीज़ें वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको जो वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उससे आराम से बाहर चली जाती। अब आते दोबारा हम टॉपिक पे कि ऐसा क्यों हुआ। पहले तो हम इस डाउट को दूर कर देते हैं कि क्यों जो मून है वो अर्थ पे आके नहीं, जो चंदा मामा है वो नीचे क्यों नहीं आता। उसके पीछे रीजन सुनो। उसके पीछे हमारा जो मेन रीजन वो ये है कि फोर्स जरूरी नहीं कि पुल और पुश करे। यदि आपसे कोई पूछे भाई हमने क्या पढ़ा था इससे पहले जब छोटे थे, फोर्स के बारे में क्या चीज़ पढ़ते थे, पुल और पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कि यदि हम किसी को खींच रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का मार रहे तो वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स होता है। ये हमने चीज़ पहले पढ़ी थी। लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पुल और पुश हो तभी फोर्स अप्लाई होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यदि ये कहे कि ऐसा कैसे, मैंने क्या किया, एक धागा लिया उससे कुछ बांध लिया, ऐसे सपोज करो यही बांध लिया। इसको हम ऐसे, पत्थर छोटे थे जब हमने खूब किया है, क्या एक पत्थर लिया उसको एक धागा बांध लिया और उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया।
अब जैसे ही हम उसको, सपोज करो हाथ में धागा है हमारे और पत्थर है, वो इसके ऐसे चारों तरफ घूमता रहता है। अब जैसे ही हम उस चीड़ को छोड़ देते हैं, उस पत्थर को हमने छोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं कि वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, ऐसे घुमा के हमने छोड़ दिया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। अब यदि हम बात करें कि इस टाइप से हम फोर्स लगा रहे, मतलब किसी को घुमा रहे, तो भाई उस पर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है? तो हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में कि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड व्हेन ए बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड या रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। जब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस टाइम पे जो उस पे फोर्स अप्लाई होता है या जो चीज उसको घुमा दी, वो कौन है? कौन सा, वो कौन से पाथ में घूमता है? वो सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। अब यहां पे हम बात करें कि जब मून, हमने बात की थी, सपोज करो ये अर्थ है, यहां पे अर्थ, मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो भाई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या कोई भी एक तरीके का नियरली सर्कुलर पाथ है। और हमने अभी बताया है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहां पे तो हमने धागे की बात की थी, पत्थर से धागे को हम घुमा रहे थे, तो यहां तो हम उसको वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था पत्थर को घूमने के लिए, वो हमने प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन जब हम बात करें अर्थ और मून के केस में, हम बात करते हैं कि जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो अर्थ पे क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि यहां पे जो अर्थ है वो इसको, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इसको, वही चीज इसको हेल्प करती है रिवॉल्व करने में। जो मून है वो घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो यहाँ पे जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही इसको रोटेट करता है इसके चारों तरफ। ठीक है, यहां से हमें दो चीजें पता चली भाई। क्या? कि एक तो अर्थ है या कोई भी मास ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में एक टाइप का फोर्स होता है। क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। उसके चारों तरफ का जो फील्ड है, उस मास बॉडी के चारों तरफ का जो फील्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यदि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नहीं या तो हमेशा खींच के ले आएगा उसका, ऐसा नहीं है। यदि वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उस टाइम पे भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और अब यदि हम बात करें कि जब सर न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो जो नीचे की साइड आके गिरा, उस टाइम पे यदि हम देखें इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में एक एप्पल को आप क्या मान रहे हो? जो एक सेब हमारे पास, उसका जो साइज है इन कंपैरिजन टू द अर्थ, वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते, इतना कम मास होता है। इसलिए उसने क्या किया? उसको अपनी साइड खींच के ले आए। लेकिन क्या मून इतना ही नेग्लिजिबल है? क्या हम उसके मास को इतना कम मान सकते हैं कि वो उसको अपनी साइड खींच ले? नहीं। यहां पे जो घूम रहा है वो चारों तरफ, वहां पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा, वो किस में चेंज हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है। और इन केस ऑफ एप्पल, जो हमारे पास साइज था उसका, वो बहुत कम था। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। इसलिए क्या हुआ कि उसने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया अपनी साइड। ठीक है। अब इसको डिस्कस करने के लिए कि भाई आप लोगों ने ये तो बता दिया कि ठीक है कि अर्थ है वो चीजों को अट्रैक्ट करती है और कोई भी दो मास बॉडी है। यहां से हमें एक बात पता चली कि भाई जैसे सारे प्लेनेट ही सन के चारों तरफ घूम रहे, तो ये जरूरी नहीं कि यहां पे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई होता है। जहां पे भी आप मास बॉडीज देखते हैं
उन सभी में हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें वो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे भी मास कंटेन होगा। अब ये मास के ऊपर जो फोर्स हमारा वो कैसे डिपेंड करता है कि भाई मास बढ़ाएंगे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या मास कम करेंगे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये सब चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारे पास मास के केस में लेके चलेंगे कि मास को इंक्रीज करने में या फिर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो किस तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के जो लेक्चर के नोट्स वो आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।